नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, नमस्ते। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, केजरीवाल आखिरकार क्या चाहते हैं? वो जितने भी गुनाह करें, घपले करें, घोटाले करें, उनकी जांच पड़ताल या सुनवाई जो है उनके मनपसंद जज ही करें। इसीलिए क्या वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे? देखिए, केजरीवाल क्या चाहते हैं उसका उत्तर तो यही कि एक फिल्म आई थी कुछ समय पहले, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। उस समय बहुत सारी हीरोइनें थीं जो माधुरी दीक्षित सुपरहिट थीं, उनके जैसा बनना चाहती थीं। उसमें मनीषा कोइराला भी थीं, एक अंतरा माली थीं। तो बहुत लोग थीं जो माधुरी दीक्षित जैसा बनना और दिखना और नाचना चाहती थीं। तो अरविंद केजरीवाल भी अपने समय के जो सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं, जो सबसे बड़ा ड्रामेबाज, सबसे बड़ा अगर ड्रामेबाजों का सुपरस्टार कहें तो वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन वो अपने से भी बड़े नौटंकीबाज, अपने से भी सीनियर नौटंकीबाज ममता बनर्जी बनना चाहते हैं। जैसे ममता बनर्जी काला दुपट्टा पहन के और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और वकील बगल में खड़ा है, वकील बेचारा चुपचाप खड़ा हुआ है और वो कह रही है कि नहीं मैं अपनी जिरह करूंगी, अपनी दलीलें मैं दूंगी। तो उसी चीज को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके, थोड़ा सा उसी को संशोधित करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच पे के सामने पहुंचे। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में जाकर और कहा कि मैंने किसी को वकालतनामा नहीं दिया है अपना, और मैं खुद अपने केस की जिरह करूंगा। फरियाद क्या थी, जो उनकी याचिका थी वो क्या थी कि जज साहब आप मेरा केस मत सुनिए क्योंकि आपको मैं निष्पक्ष नहीं मानता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज को अरविंद केजरीवाल सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपको मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आपने मुझे ये कहा नहीं, अब आगे कहेंगे, हो सकता है कहेंगे, हो सकता है नहीं कहेंगे। लेकिन इनकी जमानत की याचिका जो 2024 में आई थी, जिस समय ये जेल गए थे, और उस समय जब जमानत की याचिका आई थी तब भी इन्होंने यही सब दलीलें अपनी दी थी। तो उस समय इनकी दलीलों को सुनकर और उनकी जमानत की याचिका इन्होंने खारिज कर दी थी, क्योंकि और ये भी कहा था कि केस में दम है, प्रथम दृष्टया इस केस में काफी कुछ है। अब अरविंद केजरीवाल के पास चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट की का एक फैसला हो गया जो 27-28 फरवरी को आया था, और अब उस फैसले के दम पर वो जा रहे हैं और जज साहब से कह रहे हैं कि जी आप तो हमारा केस सुन नहीं सकते हो, आप किसी और के कोर्ट में दो। क्योंकि इनको लेकर वो श्योर है कि वो इनके प्रति उस तरीके की सहानुभूति नहीं रखते हैं जिस तरीके की सहानुभूति उनके साथ कई और कोर्ट्स ने समय समय पर रखी है। कई और कोर्ट्स में, मतलब सुप्रीम कोर्ट से लेकर और लोअर कोर्ट तक। तो अरविंद केजरीवाल की ये पूरी, और इसमें सबसे बड़ी बात है, दूसरी चीज तो राजनीति है, ठीक है, बेंच क्या होगी नहीं होगी, क्योंकि अंततः फैसले तो दलीलों से और सबूतों से और गवाहों पे ही आधारित होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जज कोई आपको अपनी मनचाहा जज मिल जाए तो आप निर्णय भी वहां पर अपने मनचाहा करा लो, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में भी केस नहीं चला। यह एक गलत नैरेटिव बनाया जाता है कि वो बरी हो गए, बरी नहीं हुए। उस केस को उन्होंने सिरे से ही खारिज करा दिया, मतलब वो ट्रायल हुआ ही नहीं और ट्रायल के से पहले ही वो छूट गए। तो खैर अब जो है, अब यहाँ पर अगर होगा तो ट्रायल भी होगा तो उनको अपने सबूत भी बताने होंगे कि भाई मैं क्यों निर्दोष हूं। और सीबीआई और ईडी भी अपने वो सब सबूत, हालांकि सीबीआई का केस है ये, तो सीबीआई भी अपने सबूत रखेगी। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो इस नौटंकी, इस उस पे तमाशे में वो बने रहें। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपना प्रयास किया था नौटंकी करने का, एक आखिरी प्रयास सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये मजमा, उनका ये थिएटर, उनका ये ड्रामा दिल्ली हाई कोर्ट में चले। ये रोज आए, मीडिया उनसे पूछे क्या हुआ, क्या बातें हुई, और आजकल लाइव टेलीकास्ट होता है, आजकल वीडियो उसका लोग देख लेते हैं कोर्ट रूम का, तो उनका एक तमाशा बनेगा, उसके हिस्से काट के पेश किए जाएंगे, फैलाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की विशुद्ध मंशा यही है, वो अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हैं, अपनी वापस राजनीतिक वापसी का। पंजाब में उनको समझ में आ गया कि बहुत कुछ उनके पास अब रखा नहीं है, हालांकि पंजाब में रखा तो भी जब तक सत्ता है तब तक तो उनका शीश महल भी वहीं रखा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर उनको वापस यहीं पर अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशना चाहते हैं। उसके लिए वो ये सारी नौटंकी फिर से शुरू कर रहे हैं। दिल्ली में अगले कुछ दिन जो है मजेदार होंगे। कोर्ट ने जो है वो सीबीआई को और को भी जवाब देने का समय दिया और कहा कि 13 अप्रैल अगली तारीख होगी जब सुनवाई होगी, तो 13 तारीख को दोनों पक्ष आमने सामने बातें कहेंगे।
लेकिन चंद्र प्रकाश जी, क्या लगता है आपको कि एक तरह से टाइम बाइंग टैक्टिक भी हो सकती है मामले को लटकाने की? आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जैसे बहुत सारे नेता हैं जिनके मनपसंद के जब फैसले आते हैं तो इनको न्याय व्यवस्था पर बड़ा भरोसा हो जाता है, तब तो ये सुप्रीम कोर्ट के आगे, हाई कोर्ट के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जब इनकी पसंद के, इनके हिसाब के फैसले नहीं आते तो ये न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। अगर सबूत, जो निचली अदालत ने एक तरह से केस को खारिज कर दिया, अगर वाकई सबूत इनके खिलाफ है ही नहीं तो डर किस बात का? फिर तो पाकिस्तान की अदालत में भी केस चल जाए तब भी बच जाएंगे, झुमरी तलैया में भी केस चल जाए तब भी बच जाएंगे। जब सबूत ही इनके खिलाफ नहीं है, केस ही नहीं बनता इनके खिलाफ, तो इनको जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से डर क्यों लग रहा है? उन पर सवाल उठाकर तो चार उंगलियां इनकी तरफ भी उठ रही है ना कि इन्हीं में कुछ ना कहीं खोट है। पता नहीं निचली अदालत में इन्होंने कौन सा खेल खेला कि वहां से केस ही रफा दफा हो गया। देखिए, कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अरविंद केजरीवाल की दाढ़ी तो नहीं है, लेकिन तिनके तो बहुत सारे हैं उसमें जो दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, निचली कोर्ट ने आपको बरी कर ही दिया है और आपके अनुसार, और अगर आपको आपने कुछ किया ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं है, तो डर किस बात का है? जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अगर मान लीजिए बायस्ड है, वो आपके फिर खिलाफ फैसला दे देंगी, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। भाई, वहां पे भी कोई बायस थोड़ी बैठा होगा। कितने लेयर्स पे आपको बायसेस मिलेंगे? और अगर मिलेगा, कुछ हो भी जाएगा, तो भी आप रिव्यू पिटीशन, बहुत तरह के और लीगल आपके पास रेमेडीज होती हैं। आप बहुत तरीकों से, आप इतने बड़े बड़े वकीलों, कांग्रेस पार्टी के पास, कांग्रेस पार्टी 70 साल से भारत में राज कर रही थी, उसके पास उतने बड़ी वकीलों की पेस बैटरी नहीं है जितने बड़े वकीलों की पेस बैटरी जो है अरविंद केजरीवाल के पास है। हर वकील उनके टिकट पे राज्यसभा जाना चाहता है। तो अरविंद केजरीवाल ने उस इकोसिस्टम को जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया, उसको 5 साल में बनाकर दिखाया, 5 साल या 7 साल में कह सकते हैं, उन्होंने बनाकर दिखा दिया। तो अरविंद केजरीवाल के पास अच्छे वकील हैं। आज उन्होंने कोर्ट में जब ये बात हो रही थी तो वो कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो उसका वो नहीं है, वकालतनामा मैं किसी वकील को नहीं दे रहा हूं। जबकि वकील आए हुए थे, वकीलों ने मीडिया को बाइट भी दी है। मतलब सीनियर वकील कोई नहीं आया था, लेकिन बाहर खड़े होकर उनकी पूरी जो काले कोट वालों की एक फौज जो है मीडिया को हैंडल भी कर रही थी, वो भी आकर मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन वहां कह रहे थे कि नहीं जी, मैं वकालतनामा किसी को नहीं दिया और मैं अपना खुद पेश करूं, खुद ही मैं दलील करूंगा। वो दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हर कोई व्यक्ति अपने इंडिविजुअली अपने केस को कोर्ट में कंटेस्ट कर सकता है। तो कानूनन वो सही है, लेकिन सवाल है कि आप वकील नहीं हो, आप प्रोसीजर्स नहीं जानते हो, आप एक पॉलिटिशियन हो, आपकी बातें कोई लीगल वेटेज तो उसकी होगी नहीं, आप कोई कानून की भाषा में तो बात करोगे नहीं, आप वहां पे नौटंकी करोगे। आप कहोगे जज साहब आप चोर हो, आप कहोगे कि आप फलाना पार्टी चोर है, आप मतलब आपकी भाषा यही है। मेरा कहने का मतलब इससे नहीं है कि, लेकिन आपकी भाषा जो है वो कुल मिलाकर यही तो है ना, पॉलिटिकल बातें करना, पॉलिटिकल टोन में बातें करना, और यही आप करोगे। आप जज बायस को बायस बताओगे, और सिर्फ उस इसलिए क्योंकि उस जज ने आपको एक बारी आपकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मतलब आपके तो हर कोई पॉकेट में होना चाहिए, और ये व्यक्ति कौन है जो मेरी पॉकेट में नहीं है? तो फिर आप कैसे हो सकते हो मेरे, मतलब आप केस की सुनवाई कैसे कर सकते हो? ये वही मानसिकता कि भैया मैं कानून से ऊपर हूं। और ये वीआईपी ट्रीटमेंट इनको मिला 2024 में, जो इनको चुनाव प्रचार करने के लिए जो इनको छोड़ा गया, तब से अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत इंटाइटल्ड मानते हैं। वो राहुल गांधी से भी ज्यादा इंटाइटल्ड है, वो भारत के किसी भी बड़े डायनेस से ज्यादा इंटाइटल्ड है। उनकी जो वीआईपी देखते ही है, जो पंजाब में जो उनकी गाड़ियों का काफिला निकलता है, वो तो मतलब बड़े बड़े नेता जो हैं, जो यूपी बिहार में वर्षों वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों में उतने, उनके काफिलों में उतनी गाड़ियां नहीं होती जितनी अरविंद केजरीवाल के काफिले में गाड़ियां होती हैं। तो आपको लगता है कि बेंच हंटिंग करने लगे हैं, केजरीवाल की मनपसंद बेंच के सामने जाए? जैसे उमर खालिद के मामले में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने खुलासा किया था कि कपिल सिब्बल भी यही करते थे। 8-8 बार उन्होंने उमर खालिद की जमानत की याचिका पर सुनवाई को खुद ही विड्रॉ कर लिया था क्योंकि उनकी पसंद का जज नहीं था। तो केजरीवाल भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हो सकता है अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाई तुम खुद ही जाके कर लो ये सब कुछ। बिल्कुल बेंच हंटिंग ही है, इसको और कुछ इसके लिए नहीं बचता है। और सीधी बात है कि, और ये तभी होता है जब आप खुद आपको पता होता है कि आपने अपराध किया है। और ये एक तरह का इकबालिया बयान भी है आपका, आप अपना स्वयं कबूलनामा भी है कि आप जब कह रहे हो कि भैया मुझे इनसे न्याय नहीं मिलेगा। अरे भाई, न्याय कानून कोर्ट, इतने दिन से आप भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, आपको भी पता है कि कोई जब ट्रायल चलेगा तो ट्रायल में सबूत रखे जाएंगे। अगर कोई सबूत अकाट्य होगा तो आपके विरुद्ध निर्णय जाएगा, अगर कोई सबूत आपके पक्ष में जाएगा
तो कोर्ट उसको नजरअंदाज तो कर नहीं पाएगी, चाहे वो आपका शत्रु ही आकर क्यों ना बैठ जाए जज की कुर्सी पर। तो अरविंद केजरीवाल की पूरी नीयत वही है कि जब हम खुद जानते हैं, हमारे खुद में जब चोर की दाढ़ी में तिनका ही है तो चोर को तो अपने रास्ते बचने के ढूंढने पड़ेंगे, तो वो वही कर रहे हैं और उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन एक तरफ केजरीवाल अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं, वैसे भी करने धरने को आजकल कुछ है नहीं। पंजाब में जहां जहां उद्घाटन हो रहे हैं, शीलापट पर अपना नाम भी लिखवा लेते हैं। वहां के भगवंत मान जो सीएम है, उनसे ऊपर उनका नाम लिखा जाता है। भाई किसी संवैधानिक पद पर तो आज की तारीख में है नहीं वो, तो उनको लगा चलो केस लड़कर इस तरह से मैं जरा अपना टाइम पास कर लूं, मुझे तो फिलहाल यही दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है राघव चड्ढा, जिसको अभी हाल ही में डिप्टी लीडर के पद से राज्यसभा से हटाया है। उस मामले में अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी नवीन जयहिंद ने जो खुलासा किया है कि शीश महल के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने मिलकर मुर्गा बनाकर राघव चड्ढा की पिटाई की थी, उनकी आंख में चोट लग गई थी और फिर उनको इंग्लैंड जाना पड़ा था अपनी आंख का इलाज करवाने के लिए। इस मामले में आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है? क्योंकि 48 घंटे गुजर चुके हैं इस आरोप को लगाए हुए, लेकिन अभी तक ना तो राघव चड्ढा ने चूक की है, ना ही आम आदमी पार्टी के किसी दूसरे नेता ने इसको नकारा है, किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। ये खामोशी क्या कह रही है? देखिए, नवीन जयहिंद जिन्होंने ये बात बताई है, पहली बार पब्लिक में हुई ये बात कि भाई इनको मुर्गा बनाकर पीटा है। नवीन जयहिंद बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर स्थापित करने वाले लोगों में है। बहुत लोग जानते होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जिस अपनी नीली वैगन आर से इमेज बनाई थी आम आदमी की, जो नीली वैगन आर से चला करते थे, वो अरविंद केजरीवाल की अपनी कार नहीं थी, वो नवीन जयहिंद की कार थी जिसको ये चलाया करते थे और अपने आप को आम आदमी और वैगन आर वाला दिखाते थे। तो ये उस व्यक्ति की बात हो रही है। इनके लोग बहुत सारे, और सबसे मजेदार बात यह है कि ये व्यक्ति, इन्होंने जो कुछ भी कभी भी आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पर, कभी किसी ने बाहर निकलकर खंडन नहीं किया है और वो बाद में कालांतर में सिद्ध हुआ है कि वो बात सही है। इन्होंने, मुझे याद है कि चीफ सेक्रेटरी को जब पिटाई की थी तब भी बहुत उसकी एक एक डिटेल, एक एक जो थी वो चीफ सेक्रेटरी ने अपने कहीं पब्लिक में आकर नहीं कहा था, लेकिन वो पूरी जो डिटेलिंग आई थी वो भी इनके ही मुंह से आई थी। जब स्वाति मालीवाल के साथ वही घटना हुई, मारपीट की घटना, तो उस पूरी घटना की भी डिटेल, जब स्वाति मालीवाल के ये पूर्व पति हैं तो उसकी भी पूरी, जबकि स्वाति मालीवाल से निश्चित रूप से इनकी बात हुई नहीं होगी मुझे लगता है, लेकिन इनके पास डिटेल पूरी थी। तो इनकी, चूंकि पार्टी के पुराने व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो इनसे भी बातचीत करते होंगे, इनके और उनके बीच में संबंध होंगे अलग अलग तरीके से। जो पुराने लोग होते हैं, ठीक है आज आप अलग खेमे में हो, लेकिन बातचीत तो बंद नहीं हो जाती है। तो इनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, बहुत डिटेल में होती है, बहुत माइन्यूट डिटेल में होती है। दूसरी बात है कि अगर आप हरियाणा में करनाल में बैठा हुआ एक, रोहतक में बैठा हुआ एक व्यक्ति वहां पर बैठकर इस तरीके के आरोप लगा रहा है कि भाई मुर्गा बनाकर पिटाई की, तो राघव चड्ढा चाहते तो भाई जाकर एक मानहानि का दावा, क्योंकि वो पिटाई का तो किसी ने हुई हो, लेकिन अगर आप फैलाओगे कि मेरी पिटाई हुई एक सांसद होते हुए भी, और ये अगर वो मुर्गा बनाकर, हाँ, केवल थप्पड़ नहीं बल्कि मुर्गा बनाकर, अगर वो आरोप, अगर, और फिर आपको नहीं पता कि उसके पास क्या क्या प्रूफ है, कल को वो कुछ और ना खोल दे कि और पिटाई ही नहीं बल्कि और भी कुछ काल, मुंह चेहरे पे कालिक भी पोती थी और फिर मुर्गा बना के 6 घंटे वैसे ही टांगे रखा था, या क्या क्या डिटेल थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके मन में तो भय रहेगा ना कि क्या पता कि भाई उसके पास और जानकारियां हो। तो उस समय आप क्या करोगे कि छोड़ो, इसके मुंह ना लगो, चुप रहो। यही काम राघव चड्ढा कर रहे हैं एकदम बिल्कुल। उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ, एक शब्द नहीं बोल रहे, हर चीज पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, हर चीज पर ट्वीट कर रहे हैं, हर किसी को रिट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो नवीन जयहिंद की बात पर एक छोटा सा खंडन जारी करना, वो नहीं कर रहे हैं। यही काम आम आदमी पार्टी कर रही है कि वो उनकी बात पर एकदम चुप्पी साधे हुए, क्योंकि भाई करो खंडन, क्योंकि इस तरीके का आरोप आपकी पार्टी का कोई सीक्रेट। और सबसे बड़ी मजेदार बात है कि मुर्गा बनाकर पिटाई करने का जो मोटिव है कि क्यों पीटा, वो भी बता रहा है वो आदमी कि भाई ये अरविंद केजरीवाल के मालदार भी हैं और राजदार भी हैं। दुर्भाग्य है देश का कि इस समय एक स्पेकुलेशन चल रहा है कि अरविंद की राघव चड्ढा कल को बीजेपी में ना आ जाए, मतलब दुख की बात होगी कि अगर बीजेपी में आ जाएंगे, वरना तो ये आदमी अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा सारे पापों में इनका साथी रहा है, उनका मालदार भी है और राजदार भी है। तो जो माल है उसमें वो बता रहे हैं कि भाई ये सारा कुछ चंडीगढ़ की गुप्त कोठी में इनकी बीच में बैठक हुई, मतलब चंडीगढ़ में भी उनका एक अरविंद केजरीवाल का इस समय नया जो वो है शीश महल, वो वहां पे है, और आप जो है वो वहां पर पिट गए
और पिटने के बाद जो है आप घायल अवस्था में आप किसी तरीके से चेहरा चश्मा वश्मा काला चश्मा लगाकर ढक के और आप सिंगापुर के बजाय आप लंदन की फ्लाइट पे चले जाते हो, ये तक डिटेल वो बता रहा है व्यक्ति। और ये बात तो सही है कि आप लंदन में थे जब आपकी पार्टी का नेता जो है वो जेल में था, जब आपकी पार्टी जो है सबसे बड़ी चुनौती में थी, जब आपकी पार्टी इलेक्शन में समस्याओं में थी, आप जो है चुपचाप लंदन में जो है स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे कि आंख, उससे पहले ना आपकी कभी आंखों का खराब होने का कोई रिकॉर्ड था, आपकी आंखें ठीक ठाक ही थी, भगवान की दया से ठीक ही लगते थे, स्वस्थ व्यक्ति लगते थे। अभी तुरंत तो शादी की थी आपने, अचानक आंखों में ऐसा कौन सा मोतियाबिंद फूट गया जो आप इलाज कराने के लिए यहाँ दिल्ली के मोहल्ला अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गए? मतलब इतने महान मोहल्ला क्लिनिक जिनके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स लिखा करता था, वॉशिंगटन पोस्ट में एक फोटो छपा करती थी जिन मोहल्ला क्लिनिकों की, उसमें आपने मोतियाबिंद का अपना ऑपरेशन नहीं कराया, बल्कि आप गए लंदन के अस्पताल में। मजाक हो रहा है भाई। तो ये अंततः जो है वो अपना घाव छुपाने के लिए, भारत में अगर उस घाव को का इलाज कराते तो कहीं ना कहीं से बात लीक हो जाती, तो वो अपना लेके घाव बेचारे रोते कलपते दिल्ली एयरपोर्ट पार करके और लंदन या जहां पे भी उनको सेफ मिला वहां पर जाके उन्होंने इलाज कराया। तो और इस चीज का खंडन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सत्य संभवतः यही है, क्योंकि सत्य का खंडन करने में बहुत रिस्क है। हाँ, अगर ये झूठ होता तो आप जरूर कम से कम किसी रूप में तो आके कहते ना कि भाई देखो ये आदमी बकवास कर रहा है, आप खुद नहीं करते, सूत्रों के हिसाब से करा देते, कहीं छपवा देते, लेकिन वो आपकी हिम्मत नहीं है। और फिर कितने गजब के आम आदमी है ना ये सब लोग, एकदम से फ्लाइट में बैठते हैं लंदन पहुंच जाते हैं। केजरीवाल 2014 में न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, $16 बिलियन की डील कर लेते हैं पन्नू के साथ। पैसा जो ये बता रहे हैं नवीन जैन तो ये भी कह रहे हैं ना कि इन दोनों के बीच में कुछ पैसे का लेन देन था, जो पैसा सिंगापुर जाना था और पहुंच गया लंदन। और लंदन में जाकर यही राघव चड्ढा किससे मिल रहे थे, वहां पर जो ब्रिटिश लेबर सांसद है प्रीत कौर गिल, उनसे मिल रहे थे जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाती हैं। उनके साथ मुलाकातों के लेकर उस वक्त भी सवाल उठे थे, सोशल मीडिया पर वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। तो जो बातें नवीन जयहिंद कह रहे हैं उनमें कुछ सच्चाई तो लग रही है ना। तो इसका मतलब है कि मुर्गा बनाकर पिटाई की बात भी सच ही लग रही है मुझको तो। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं तो मान के चल रहा हूँ कि सच है, मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि नवीन जयहिंद गमई व्यक्ति हैं, बड़ा ही हरियाणवी अंदाज में बिल्कुल ठेठ बातें करते हैं। वैचारिक रूप से चलिए ठीक है, आपको हो सकता है वो सहमत ना हो आप, लेकिन वो आदमी खरी बात करता है, बहुत पक्की बात करता है, और चाहे जो भी है आड़े तिरछे जो भी है बात, मतलब उसका अपना एजेंडा हो सकता है, अपनी नाराजगियां होती हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में आरोप लगाना एक चीज होती है, तथ्य जब आदमी बोल रहा होता है तो उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है क्योंकि पलट के उस पर आता है। तो वो बात सही है। दूसरी बात है कि रही बात देखिए, जिस समय पंजाब का चुनाव लड़ा जा रहा था और जिस समय खालिस्तानी नेताओं के साथ उठ बैठ रहे थे अरविंद केजरीवाल, उस जमाने में उनका सबसे राइट हैंड कौन होता था? सिसोदिया जी के साथ जो दूसरा व्यक्ति होता था वो राघव चड्ढा हुआ करता था। राघव चड्ढा एक समय था जब पंजाब में मुख्यमंत्री, मतलब एक डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर के रूप में कौन थे? अरविंद केजरीवाल से पहले पंजाब का असली मुख्यमंत्री राघव चड्ढा ही तो थे। भगवंत मान तो जोकर है, वो तो जोकरी के लिए वहां पर बिठाए गए हैं। जब राघव चड्ढा उस पंजाब के मुख्यमंत्री पद से पदच्युत हुए तो उस जगह पर आकर अरविंद केजरीवाल बैठ गए, और वहां पर सारे ट्रांसफर पोस्टिंग सभी लोग जानते हैं। उस समय हमेशा कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी जिसमें बताया गया है कि वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग नीचे से लेकर ऊपर तक उसका जो पूरा पैसे का तंत्र है मनचाही पोस्टिंग देने के लिए, वो राघव चड्ढा ही उसके रिंग मास्टर थे ना। तो राघव चड्ढा के अपने खुद के पाप हैं। बस वही बात है कि चोरों के बीच में चोरी के माल के, लूट के माल के लिए, जो बंटवारे के लिए कई बार लड़ाइयां होती रही हैं, ये उस तरीके का ही मामला है कि भाई आप आपस में लड़ गए। और वैसे भी जो राघव चड्ढा ने जो ट्वीट किया है कल, कि उसमें उन्होंने लिखा कि मतलब बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। जो एक जनरल होता है कि अगर आप अपने बॉस से ज्यादा टैलेंटेड हैं, तो वो बेचारे बता रहे हैं कि मैं अपने बॉस से ज्यादा टैलेंटेड हूं, और वो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो मुझसे कम टैलेंटेड है और मैं उनको ओवरशाइन कर रहा था, मैं उनसे ज्यादा चमक रहा था, तो जिसके कारण उन्होंने वो इनसिक्योर हो गए और मुझे निकाल दिया। कितना जनरलाइजेशन है भाई। वो आप राज्यसभा में गए, उसी ने भेजा, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप कोई मास मोबिलाइजर थे, पब्लिक को ला रहे थे। तो आउटशाइन किस मामले में कर रहे थे? ठगी के मामले में कर रहे थे, 420 के मामले में कर रहे थे, और उस मामले में चोरी के माल के बंटवारे में आप अपने सरगना से, बॉस तो नहीं कहना चाहिए, सरगना कहना चाहिए, उससे आपकी एक तरह की कुछ भिड़ंत हो गई, और उस भिड़ंत का परिणाम ये था कि उसने आपको मुर्गा बनाकर पीटा और आप गैंग से बाहर हो गए। सिंपल से इतनी कहानी है। अब वो है कि अब कहानियां जो है लगभग मोटे तौर पर जो नवीन जयहिंद कह रहे हैं उससे सामने आ गई हैं। अगर कुछ और डिटेल आ जाएगी
तो वो भी इसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क होगा, थोड़ी बहुत और डिटेल आ जाएगी, बस यही होगा। मतलब अगर अब ये हो कि अगर देश के लिए राष्ट्रहित का कार्य ये तब करेंगे जब ये बताएं कि अरविंद, जो सबसे बड़ा प्रश्न है इस पूरे शराब घोटाले का जो विषय है, कि उसमें पैसे नहीं मिले हैं। पैसों में कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी के रूप में इन्होंने कहीं स्विट्जरलैंड या यूरोप में उस पैसे को पहुंचा दिया है अरविंद केजरीवाल ने। तो भाई कहाँ पहुंचाया है वो आप बताओ ना, आपको पता है। अगर वो आप बता दोगे तो हाँ हम मानेंगे कि ठीक है, आप बड़े ही अब अपने किए कराए का पश्चाताप हो रहा है। अन्यथा तो आप अपना राजनीतिक एक रिफ्यूज ढूंढ रहे हो और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप अभी भी उतने ही धूर्त और वो हो, मौका परस्त हो। भाई अभी तक केजरीवाल ने जितने भी घोटाले दिल्ली में किए हैं उसमें सब में साझेदार रहे हैं राघव चड्ढा। वो कहते हैं ना 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो अब आप अपने आप को दिखा रहे कि मैं तो बहुत लायक था। तुमको लायक तो केजरीवाल नहीं बनाया ना, तुमको राजेंद्र नगर से चुनाव लड़वाया, तुम जीत गए विधायक का चुनाव, उसके बाद तुमको फिर सीएम बना दिया पंजाब का, फिर तुमको भेज दिया राज्यसभा। तो तुमको सब कुछ तो केजरीवाल ने किया और उसके बाद तुमको लग रहा है कि मैं तो अपने गुरु से भी ज्यादा निकल गया। तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है राघव चड्ढा को। जिस तरह के मुद्दे वो आजकल उठा रहे थे, अगर आप उसमें उनकी पीआर कंपनी का काम देखें तो बड़ा गजब का है। सारे ऐसे मुद्दे उठाए जो जेनजी से जुड़ते हुए थे। आप देखो ना, स्विगी का मामला उठाया, फिर समोसा सब महंगा मिल रहा है वगैरह वगैरह। ये सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि वो थे जो उनको बहुत अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पर प्ले किया गया और पार्टी लाइन से अलग हटकर अपना अलग से पीआर कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? देखिए, अपना पीआर कर रहे थे, और जो जिस तरीके से समोसे और कि एयरपोर्ट पे समोसा महंगा क्यों मिल रहा है और बाहर समोसा 5 रुपए का तो एयरपोर्ट पे 500 रुपए का क्यों, इस तरीके की। और फिर वो जो करते थे, फिर उसका पूरा ड्यू क्रेडिट लेते थे, पूरा तमाशा होता था, पूरा उसके बारे में सोशल मीडिया पे पोस्टर्स रिलीज होते थे। और वो अपने आप को, चूंकि और किसी मुद्दे पे आप बात कर नहीं रहे थे, जो भगवंत मान को कह रहे हैं कि भाई आप तो समोसा और चटनी के ट्वीट कर रहे थे, आपके लिए कुछ मोदी से सवाल पूछना ही नहीं था। और अभी तो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के उनके मित्र कि वो अपने पुराने सारे ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। तो वो कर भी रहे होंगे, करना भी चाहिए उनको, क्योंकि अब तो वो सारी चीजों से वो पीछे आगे जा चुके हैं। तो देखिए, बात वही है कि अरविंद राघव चड्ढा जो है वो अपने ही एक मतलब विरोधाभासों में उलझे हुए हैं। आगे भी उनको उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि भाई अगर आप जिन बातों को कह रहे हो, जो आपका मुद्दा है, जो आपका की नाराजगी है, अगर वो नाराजगी का, भाई आप पहली बात तो आप स्पष्ट कारण बताओ। आपने जो अब तक कारण बताया है वो कोई स्पष्ट कारण नहीं है। वो आप केवल कविताएं कर रहे हो कि सैलाब आएगा और मैं दरिया हूं और मैं फलाना हूं ढिमकाना हूं। वो सैलाब तो आपका आ चुका होगा, जिस दिन पिटे होंगे आप, सैलाब तो आया ही होगा। पिटने के बाद आप रोए होंगे, तो वही सैलाब की बात आप कर रहे होंगे। बाकी तो और कोई सैलाब डरना, तो आप बताइए ना, एक मेच्योर लीडर हैं आप, एक राज्यसभा के सांसद हैं, बहुत सीधी बात है, आप बताइए कि ये वैचारिक विभेद था हमारे बीच में, मैंने ये कहा, पार्टी ने इस बात पे सहमति नहीं थी, मैंने उससे रास्ते अलग कर लिए। इसमें क्या समस्या है? अगर आप आंख का इलाज कराने गए थे तो बोलिए कि भैया मेरी आंख का इलाज करा रहा था और ये बताइए मेरी पार्टी जो उस चीज को लेकर मेरे पर संदेह कर रही है, क्या प्रॉब्लम है इसमें कहने में? लेकिन आप ऐसा कुछ कह नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी आपकी तरफ से भी है, जिसकी पर्दादारी उनकी तरफ से भी है। और नवीन जयहिंद ने, बीच के एक आदमी ने आके आपकी दोनों की पुल पट्टी खोल दी। अरविंद केजरीवाल ऐसा करते हैं, कोई भी इनकार नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल एक अपने ही चीफ सेक्रेटरी को पीट चुके हैं, अपनी पार्टी में पुराने समय से लोगों की पिटाई करते रहे हैं, प्रशांत भूषण से लेके और कितने लोग, योगेंद्र यादव, सब लोग उनके हाथों मतलब जूते खा चुके हैं। और सबको लगता है कि जब वो जूते खाता है तो लगता है कि वो वही, मतलब बाकियों को जो जिनसे वो जूते लगवाते हैं उनको लगता है कि हम सेफ हैं। तो राघव चड्ढा भी तो बहुतों को जूते मारकर भगाने वालों में से थे। अब उनकी बारी आई है। जो आम आदमी पार्टी के जो बाकी पूरी पीछे के आज भी जो लभेड़ बची हुई है, सौरभ भारद्वाज टाइप के, इनका भी नंबर आएगा। ये भी एक दिन मारे जाएंगे। ये भी जो है वो बाहर आके अपना रुआ से होकर कुछ कहानियां सुनाएंगे और कहेंगे कि भैया मैं, और मोदी जी के खिलाफ जो ट्वीट किए हैं वो डिलीट भी करेंगे और उनके बारे में। लेकिन यही चक्कर है कि ये सब मूलतः चोर है। मूलतः इनका जो चरित्र है वो एक ही है। चोर मतलब, कहने का मतलब कि चोरी के माल में बंटवारे की सेंस में मैं कह रहा हूं, कोई सच्ची बात नहीं बता रहा है। कोई ये नहीं बता रहा कि तुम क्यों निकले थे, तुम्हारी समस्या क्या थी, तुम्हारा क्या झगड़ा था। तो वो बताओगे तो ये माना जाएगा कि हाँ ठीक है, आपको अपने किए पर पश्चाताप है और आपको अपने किए का दुख है, और अब आप अरविंद केजरीवाल को उनकी सजा दिलाना चाहते हो, उनके अपराधों की। अगर आप ये करो तो माना जाएगा कि हाँ ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो वही बात है, सीधी बात है, आप राजनीति कर रहे हो। इससे ज्यादा आपको कोई, मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी आपको कहीं भेज दे, बीजेपी आपको कुछ लाभ पहुंचा दे या प्रोटेक्शन दे दे,
तो ठीक है, वो बीजेपी हो सकता है आपको दे भी दे, लेकिन नहीं देना चाहिए। मतलब जनता को ये समझना चाहिए कि बीजेपी अगर देगी तो बीजेपी भी गलती करेगी। बिल्कुल, वैसे भी आरोप लगते हैं ना बीजेपी पर कि भ्रष्टाचारियों को यहाँ वहां से लाकर अपनी पार्टी में वॉशिंग मशीन में साफ कर देते हैं। तो अगर राघव चड्ढा को बीजेपी अपने पास ले आएगी तो ये तो आरोप और पुख्ता हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जानता है राघव चड्ढा शराब घोटाले में भी उनका नाम सामने आया था। पता नहीं बाद में ईडी की चार्जशीट में था या नहीं, लेकिन ये बातें तो सामने आई थी। और उसके बाद से राघव चड्ढा ने मौन व्रत धारण कर लिया था और अब कह रहे हैं कि मैं तो अपने गुरु पर भारी पड़ गया था ना, उससे ज्यादा लायक दिख रहा था ना, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ किया। ये नहीं बता रहे कि मेरी पिटाई भी हुई थी। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि खालिस्तानियों के साथ केजरीवाल और भगवंत मान ने जो रिश्ते बनाए थे, जिसकी एवज में उनको $16 बिलियन मिले थे, और फिर जब ये खुद लंदन गए तो इन्होंने कहीं दोस्ती गाड़ ली, कहीं वो भी क्रक्स हो सकता है? पैसे का बंटवारा तो है, क्योंकि इतने हल्के में इस मामले को नहीं लिया जा सकता कि बस अनबन हो गई। अनबन की वजह तो है, और आने वाले दिनों मुझे लगता है यही नवीन जय हिंद ही बहुत कुछ उगलेंगे, क्योंकि ये तो पुराने साथी हैं अरविंद केजरीवाल के। इनके पास तो केजरीवाल के और भी बहुत सारे राज होंगे कि अगला नंबर किसका लगने वाला है और कौन सा चेला है जो केजरीवाल पर भारी पड़ने वाला है। देखिए, आप ध्यान करें तो राघव चड्ढा के लिए बहुत लोगों ने पहले से कह दिया था कि अगला नंबर इसी का है। 2024 में ही कह दिया था, अभी जब ये चर्चा में नहीं आई थी तभी लोग कह रहे थे कि अगला नंबर इसका है। तो उसी तरीके से आज भी बहुत लोगों के नाम आ रहे हैं जो आगे चल के अरविंद केजरीवाल उनको भी साइडलाइन करेंगे। अरविंद केजरीवाल की राजनीति की कुछ अपनी सीमाएं हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो एक समय में मनीष सिसोदिया को भी लगभग कही दिया था कि भैया आप मतलब उनको एक तरह से ऑफलोड कर दिया था कि अगर ये जो एक्साइज पॉलिसी है अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई है तो उसके लिए मैं थोड़ी दोषी हूँ, तो जो मिनिस्टर है वो दोषी है। तो एक तरह से उनको उन्होंने बस के नीचे फेंक ही दिया था, क्योंकि मनीष सिसोदिया को अपनी व्यावहारिक स्थिति पता है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके बाद कोई अस्तित्व नहीं है। राघव चड्ढा जो है, चूंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी पत्नी जो है एक सफल हीरोइन है, और उनका अपना एक लग रहा है कि अब राज्यसभा में बैठे हुए हैं तो उनका एक सफल करियर भी है, एक पॉलिटिकल करियर भी है, एक प्रोफेशनल करियर भी है। तो वो एक अपने आप को ज्यादा सेफ स्थिति में पाते हैं और थोड़ा बहुत अपना तिकड़म ताल करके यहाँ वहां कर आके उनको लग रहा होगा कर लेंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया के पास वो सुविधा संभवतः नहीं है। तो उनका भी मन तो निकल ही रहा था ना। कहते थे कि ईडी ने मुझसे और सीबीआई ने मुझसे कहा कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो तो तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे। ऐसा तो ईडी सीबीआई हर चोर यही कहता है कि ईडी सीबीआई ने उनसे कहा कि भाई तुम कुर्सी ले लो और तुम मुख्यमंत्री बन जाओ। बीजेपी किस मुंह से उनको मुख्यमंत्री बनाएगी अगर ऑफर था भी तो। और आप कुछ भी आरोप लगा दोगे तो वही बात, देखिए अंततः बात वही आती है कि अरविंद केजरीवाल की इस पूरी उसमें वही व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है जिसके पास कोई और विकल्प नहीं है अरविंद केजरीवाल के मातहत रहने के सिवा। तो उस तरीके के व्यक्तियों में मनीष सिसोदिया है। अब जैसे कुमार विश्वास है तो भाई उन कभी अपने आप को तो खैर वो महाकवि मानते हैं, लेकिन उनकी एक मजमा बना रहता है अपना, एक लाखों करोड़ों का उनका एम्पायर, वही राम कथा और कहानियां कविताएं सुनाकर चलता है। तो वो उनका अपना एक जीवन सेट था। बाकी भी जिन का अपना प्रोफेशनल करियर था, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, जो या फिर जो स्वाभिमानी थे सच में, वो भी समय के साथ साथ बाहर होते गए, या जिनका जरा सा भी जनाधार था। हालांकि एक चीज जो कही जाती है कि जो आत्ममुग्ध बौना जो शब्द इनकी तरफ से ही दिया जाता है, कुमार विश्वास की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ के लिए, वो आत्ममुग्ध बौना जो है उनके व्यक्तित्व पर सबसे सटीक नाम है। क्योंकि वो व्यक्ति अपने ऊपर मुग्ध है और उसको लगता है कि उसको भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सका तो वो कह चुके हैं कि भैया मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा। और उनकी अपने लिए उनको कोई भ्रम नहीं है, और उस रास्ते में जो भी व्यक्ति रुकावट किसी भी रूप में आता हो, ज्यादा चाहे उसकी वजह से उनको इनसिक्योरिटी हो जाए, तो उसको यही होगा, उसके साथ यही होगा, उनको जाना पड़ेगा, और वही हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर जो डायलॉग बाजी की है राघव चड्ढा ने कि दरिया हूं, सैलाब बनकर लौटूंगा, घायल हूं इसलिए घातक हूं, और अब कल एक नया शगुफा छेड़ा है कि मैं तो, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। किसकी बात कर रहे थे? क्या ये कह रहे थे कि पूरी पिक्चर है नवीन जय हिंद के पास, वो जारी करेगा, या अपनी बात कर रहे थे? किसको धमका रहे थे? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो शैली है ना, वो ब्लैकमेल की शैली है। उनका जो तरीका होता है वो बड़ा क्रिप्टिक मैसेज करने का होता है। वो बेसिकली जब आप कह रहे हो, वरना तो राजनीतिक रूप से अगर राजनीतिक कारण है तो राजनीतिक उत्तर होता, वैचारिक विभेद की बात होती। लेकिन आप ये कविताएं और जो शेरो शायरी कर रहे हो, वो शेरो शायरी बता रही है कि आप कुछ मैसेज दे रहे हो,
दूसरी तरफ है आप बीजेपी को भी इधर, बीजेपी को कांग्रेस को दोनों को आप कुछ ना कुछ फिलर्स दोगे, कुछ इनको दोगे कि कहाँ पर मेरी राजनीति सुरक्षित है, कहाँ पर मुझे एक तरह का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, वो भी आप करोगे। और साथ साथ में अरविंद केजरीवाल के आप चेले भी हो, मूलतः आप ब्लैकमेलर हो, मूलतः आप एक आपराधिक गैंग का हिस्सा थे। अब आपको अपनी सुरक्षा चाहिए तो दूसरा गैंग आपको ज्वाइन करना है, तो उसको उसके लिए कुछ आपके पास कहानियां सुनाओगे उसको कि भाई मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन आप जानते हो कि लीगली जब आप इस सब चीजों को बकोगे, खोलोगे, तो आप अपनी पोजीशन भी कमजोर करोगे। तो कुल ले देकर मुझे नहीं लगता कि कोई सैलाब आएगा, मुझे मतलब सैलाब जो आना था आ चुका है, अब कोई नया सैलाब नहीं आएगा। केवल आप ब्लैकमेलर हो, आप ब्लैकमेलिंग करोगे, आपकी पूरी राजनीति ब्लैकमेल से चली हुई है, आप कोई जनाधार वाले नेता थे नहीं, आप एक सिचुएशन से और अपनी कैलकुलेशन से आपने एक राजनीति में अपना स्थान बनाया था। और उस काम के लिए तो दूसरी पार्टियों में अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली लोग हैं, अगर किसी को जरूरत होगी तो वो आपको निश्चित ले लेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी हिस्ट्री को देखते हुए कोई लेना चाहिए। अगर कोई लेगा तो वो बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी, कम से कम मतलब देश की राजनीति के लिए। लेकिन इनकी फंडिंग कौन कर रहा होगा? ये जितना कैंपेन चलाया इन्होंने अपने लिए सोशल मीडिया पर, वीडियोस बनाए, अभी आप देखो कि जिस दिन इनको डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया था उस दिन भी उन्होंने संसद में खड़े होकर एक बड़ा प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाया जिसमें वो पलट कर जाते हैं वापस। तो कौन है जो इनकी फंडिंग कर रहा है? कोई तो है इनके पीछे, कहीं कोई खालिस्तानी हाथ तो नहीं? क्योंकि जाके आपको पता है कि सिंगापुर में जो थैला छोड़ना था वो इन्होंने इंग्लैंड में छोड़ा है। देखिए, इनको सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने प्रोफेशनल एक पीआर एजेंसी हायर की हुई है, जो कि मैं अभी देख रहा था कि इनकी जो सारी जो समोसे चटनी टाइप की कहानियां और उसमें उसके आधार पर इनको लार्जर देन लाइफ और जनता का नेता, बहुत लोकप्रिय, वो कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है। संसद में ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसको, अरे भाई, पार्लियामेंट पर पहली बात तो ये मुद्दे ही बड़े शैलो हैं। आपकी जमीन को बताते हैं कि आप एयरपोर्ट से चूंकि गुजरते हो तो आपको लगता है कि एयरपोर्ट पे समोसा 50 रुपए 500 रुपए का क्यों है। अरे भी जो आदमी सड़क पे किनारे खोमचे पे खाता है वो 5 रुपए 10 रुपए का समोसा आज भी खा रहा है। और एयरपोर्ट पे जाने की एक कीमत होती है, एयरपोर्ट पे जाने पर आपको थोड़ा ज्यादा कीमत इसलिए चुकानी पड़ती है क्योंकि एयरपोर्ट का किराया होता है, उसकी दुकान का किराया ज्यादा होता है, इसलिए समोसे का दाम ज्यादा होता है। वहां 5 रुपए का समोसा बिक नहीं सकता। आप एक फर्जी नॉन इशू वहां पर उठा रहे हो। और वहां पर जनता कैंटीन जो है वो केंद्र सरकार ने पहले ही डिक्लेयर कर रखा था। आपको सबसे मजेदार बात यह कि ये पूरे पीआर एक्सरसाइज में वहां पर एयरपोर्ट्स पे चूंकि अब जनता सामान्य लोग भी जा रहे हैं वहां पर 500 रुपए 1000 रुपए का समोसा लोग नहीं खा सकते, तो कंट्रोल्ड दाम में वहां पर एयरपोर्ट पे भी एक हिस्सा हो जहां पर लोग सस्ते में भी खा सकें, इसके लिए कुछ व्यवस्था करने की बात पिछले काफी समय से चल रही थी। कम से कम अभी जब राघव चड्ढा सांसद नहीं बने थे उससे पहले से बात चल रही थी। तो उसमें उस पे कार्रवाई चल रही थी, उसमें कुछ प्रोग्रेस में जहाँ तक मेरे अभी क्या हुई है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो उसमें बात चल रही थी और उसमें हुआ है कुछ आगे बढ़ी। अब ये उसका श्रेय ले रहे थे। तो और इसकी इनकी पूरी एक पीआर टीम थी जो ये कार्य कर रही थी। रही बात खालिस्तानियों के एंगल की, तो निश्चित रूप से खालिस्तान में आपके स्टेक्स थे, खालिस्तान का पैसा आपने लिया हुआ था, खालिस्तान के मतलब आरोप तो यही है। और अगर वो पैसा आपके पास था, आपके कुछ हिडन आपके मोटिव भी होंगे। आप क्यों लेके गए थे वहां पर? क्यों आप सिंगापुर के बजाय ब्रिटेन गए? ब्रिटेन ही क्यों गए? वहां पर आपका किससे क्या था? अब ये कोई नहीं जानता है, ये सिर्फ आप जानते हो और आपके जो भी हैंडलर्स हैं वो जानते हैं। तो सीधी बात है कि अभी ये सब प्रश्नों को या तो आप क्लेरिफाई करिए, या तो उसका स्पष्टीकरण दीजिए, बताइए कि मैं कहाँ, और या तो हो सकता है कि किसी के पास इसकी पूरी जानकारी ही हो और आपके पास कुछ छुपाने के ना हो और आप अपनी किसी तरीके से इधर उधर नौटंकी बातें करके अपनी इज्जत बचा रहे हो, वो भी हो सकता है। देखिए, अंततः बात वही है कि आप एक आवरण में छुपने का प्रयास कर रहे हो, आप एक खुलकर बातें अब भी नहीं कर रहे हो, आप ब्लैकमेल कर रहे हो उसको भी जहां से आप निकले हो, आप एक मैसेजिंग कर रहे हो उसको भी जिसके यहाँ आप छुपने की कोशिश कर रहे हो। तो कुल मिलाकर आप पे भी प्रश्न है, आपकी नीयत पे प्रश्न है, आपका रोल भी डाउटफुल है। और आप एक यही दिखाना चाहते हो कि किसी तरीके से अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखो, उसके लिए आप पीआर एजेंसी हायर करो, उसके लिए आप नौटंकी करो, सैलाब टाइप की सस्ती शायरी करो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन वो आपको आरोपों से मुक्त करा दी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब तो देना ही पड़ेगा राघव चड्ढा को। और मैं तो ये कहूंगी जिस पीआर एजेंसी को उन्होंने हायर किया है वही एक वीडियो बनाकर बता दे कि मुर्गा बनाकर पिटाई हुई थी इनकी शीश महल में या नहीं। जो कुछ नवीन जय हिंद कह रहे हैं वो झूठ है। इतना बताने में कितना टाइम लगता है और कितना पैसा लगता है?
कम से कम बताया जाना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो दूसरों को धमका रहे कि तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, अभी मुझे लगता है ये जो नवीन जयसिंह है इनके पास पूरी पिक्चर है, और जैसे ही कोई आपिया मुंह खोलेगा ये तुरंत सारी पिक्चर लेकर आ जाएंगे, इसीलिए डरे बैठे सबके सब। लेकिन उधर केजरीवाल की अलग नौटंकी चल रही है, अब उनको वकील बनना है और अदालत में जाकर अपना केस खुद ही लड़ना है। अब देखते हैं इन दोनों मामलों में क्या होता है, लेकिन चुप्पी जो साधी हुई है राघव चड्ढा ने, उस पर कई सवाल है, उनको बताना चाहिए उनके साथ शीश महल में क्या हुआ था। स्वाति मालीवाल ने हिम्मत दिखाई और पूरा खुलासा किया था, ये भी थोड़ी हिम्मत दिखा ले और बता दें कि इनके साथ क्या कुछ हुआ था, और अगर नहीं हुआ था तो कर दें केस नवीन जय हिंद पर, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपने समय निकाला चंद्र प्रकाश जी, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।